अगर आप अकेले हैं, अंधेरे में बैठे हैं और बारिश की आवाजें आपके कानों तक पहुंच रही हैं, तो कृपया रुक जाएं। ये कहानी कोई मनोरंजन नहीं है, ये एक सच्चाई है जिसे बरसों से दबा दिया गया था, जो अब इस बरसात में वापस लौट रही है। जो होने वाला है वो केवल एक कहानी नहीं, बल्कि उस आत्मा की पुकार है जो बरसात के हर कतरे में अब भी जिंदा है। आप सुने, लेकिन अपने इर्द गिर्द जरूर देखें। क्या कोई और भी है जो सुन रहा है? बरसात की पहली फुहारें जब भी भीलवाड़ा गांव की मिट्टी से टकराती थी, तो वहां इत्र सा महकता सौंधापन नहीं, बल्कि एक खामोशी उतरती थी। वो खामोशी जो किसी भारी सच की तरह सबके कंधों पर चढ़ जाती थी। गांव के बूढ़े दरवाजे बंद कर लेते थे, औरतें तुलसी को जल चढ़ाने के बजाय मटके उलट देती थीं, और बच्चे उस पुराने बरगद के पेड़ से दूर रहने की कस्में खाते थे। वो बरगद जो गांव के पश्चिम में था, एक वीरान टीले पर, उसे पिछले जन्म का पेड़ कहा जाता था। दिल्ली से रिसर्च स्कॉलर अनया मिश्रा गांव लौट रही थी। उसकी रिसर्च थी भारतीय ग्रामीण मान्यताओं में वृक्षों की आत्मिक भूमिका। उसे गांव की कहानियां आकर्षित करती थीं, खासकर वो जो डर और आस्था के बीच की रेखा को मिटा देती थीं। जीप की खिड़की से पानी की बूंदें अनया के चेहरे को छू रही थी, लेकिन गांव के पास आते ही हवा में एक ऐसा सन्नाटा उतर आया जैसे जंगल भी सांस रोके बैठा हो। विजय, उसका चचेरा भाई जो गाड़ी चला रहा था, अचानक बोल पड़ा, दीदी, जब तक तुम यहाँ हो उस बरगद के पेड़ के पास मत जाना, इस बार की बारिश कुछ अलग है। रात का समय था, बिजली कड़क रही थी। खिड़की से अनया की नजर उस बरगद पर पड़ी, और जाने क्यों वो पेड़ उसे बुला रहा था। न कोई हवा, न कोई हलचल, लेकिन उसके नीचे किसी के होने का आभास था। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, आज पहली बार उस पेड़ को देखा। अजीब बात यह है कि मैं डरी नहीं, उल्टा जैसे मैं उसे पहले से जानती हूँ। बरसात का दूसरा दिन था। एक बच्चा, मुकेश, खेलते खेलते गायब हो गया। लोग कहते हैं आखिरी बार उसे बरगद के पेड़ की ओर जाते देखा गया था। जब खोजने गए तो पेड़ के नीचे सिर्फ उसकी चप्पलें पड़ी थीं, और मिट्टी में खिंची एक लंबी लकीर, जैसे कोई कुछ घसीट कर ले गया हो। गांव की औरतें अब पेड़ के चारों ओर नींबू मिर्ची बांधने लगीं, पर यह सब कुछ उस आत्मा को रोक नहीं पाया। अनया ने गांव के पुराने मंदिर में एक टूटी हुई पांडुलिपि पाई। उस पर लिखा था, कभी इस टीले पर एक तांत्रिक तप करता था। बारिश के मौसम में वो अपने जीवन का बलिदान कर आत्मा बन गया। उसने वचन लिया कि हर मॉनसून में वो एक आत्मा लेगा, जब तक कोई उसकी कहानी दुनिया को ना बताए। अनया अब उलझ गई थी। उसे लगने लगा वो खुद भी इस चक्र का हिस्सा है। बारिश अब लगातार हो रही थी। जैसे ही शाम ढलती, गांव एकदम सुन्न हो जाता। लाइट कट जाती। रास्तों पर सिर्फ पत्तों की सरसराहट और बिजली की गर्जना सुनाई देती थी। अनया को उस बरगद के पेड़ से एक खिंचाव सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई अंधेरे में बैठा उसे देख रहा हो या शायद इंतजार कर रहा हो। एक रात जब सब सो रहे थे, वो अनजाने में बिस्तर छोड़कर बरगद की ओर चल पड़ी। न पाँव में चप्पन, न हाथ में छाता, बस धीमे धीमे कदम, कीचड़ से लथपथ जमीन और पेड़ की ओर बढ़ती एक बेसुध लड़की। नरेटर की आवाज धीमी हो जाती है, जैसे अंधेरे में कान फटते सन्नाटे को छू रही हो। बरगद अब हिलने लगा था, बिना हवा के। उसकी शाखाएं जैसे किसी अदृश्य प्राणी से सरक रही थीं, और पेड़ के नीचे वो था, वो जिसका चेहरा अब तक किसी ने नहीं देखा था। वो एक छाया थी, लंबा झुका हुआ, आंखें जैसे अंगारे और हाथों में काले धागों से लिपटी हड्डियां। अनया वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह जब गांव वालों ने उसे वहां देखा तो उसकी आंखें खुली थी, लेकिन पलकें नहीं झपक रही थीं।
अनया अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई आ गई थी। वो अब लोगों से कम बात करती और देर रात तक दीवार पर कुछ चित्र बनाती रहती, काले रंग से, बिना रोशनी के। एक रात उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं हर रात एक ही सपना देखती हूँ, एक आदमी जो काले कमंडल से रक्त पीता है। वो कहता है, मैं लौट आया हूँ, अब अगला कौन? गांव के पंडित ने जब उसकी आंखें देखीं तो वो घबरा गया। उसने कहा, इस पर तांत्रिक की छाया आ गई है। बारिश ने आत्मा को फिर से जिंदा कर दिया है और अब ये लड़की केवल माध्यम है, असली शिकार तो अभी बाकी है। उसी रात गांव के एक और व्यक्ति की मौत हो गई, रामदीन, जो पेड़ के पास गया था गाय खोजने। जब उसकी लाश मिली, उसकी आंखें बाहर को निकली हुई थीं और जीभ काली थी, जैसे कुछ भीतर घुसा और आत्मा खींच ले गया हो। गांव के सबसे पुराने पुजारी शिवकांत दत्त, जिन्होंने तांत्रिक की कहानी को बरसों तक अपने भीतर दबाए रखा था, अब खुद डरने लगे थे। पिछली रात उन्होंने अपने आंगन में एक पूजा रखी थी, शिव शक्ति महायज्ञ, आत्मा को बांधने के लिए। पूरा गांव जमा हुआ, मंत्रोच्चारण हो रहा था। लेकिन तभी आकाश एकदम काला हो गया, हवा रुक गई और मंदिर की मिट्टी गीली होकर कांपने लगी। पुजारी के हाथ से अगरबत्ती छूट गई। उनकी आंखें बरगद की ओर उठीं और उन्होंने देखा, पेड़ की शाखा अब जमीन से उठ रही थी, जैसे वो पेड़ नहीं, किसी का शरीर हो जो उठने वाला हो। तभी पूजा की थाली हवा में उठी और पुजारी के सीने से आकर टकराई। वो जोर से चीखे। मंदिर के अंदर हनुमान की मूर्ति से सिंदूर गिरा और कुछ पल बाद पुजारी वहीं गिर पड़े। उनका शरीर पत्थर जैसा कठोर हो गया था और चेहरा मुस्कुरा रहा था। हाँ, एक भयानक मुस्कान, जैसे उनकी आत्मा से खेला गया हो। अनया वहीं खड़ी थी, सिर झुकाए, आंखें बंद और होंठों पर एक मंत्र जैसा कुछ बुदबुदाते हुए। गांव अब टूट चुका था। अब अनैया की आवाज बदल चुकी थी। उसके बोलने का तरीका धीमा और भारी हो गया था। वो अब दिन में नहीं, रात में जिंदा रहती थी। वो पेड़ के आसपास चक्कर लगाती और अचानक जमीन पर बैठकर मिट्टी में चित्र बनाती। वो चित्र किसी प्राचीन भाषा जैसे लगते थे। एक रात गांव की औरतों ने उसे देखा, सिर के बाल खुले, कपड़े भीगे हुए, और पेड़ के नीचे बैठी वो जोर से चीख रही थी, मुझे फिर से जला दो मुझे इस बरगद में, वरना अगला शरीर कोई और होगा। वो अब अनैया नहीं थी। वो था जो कभी इस टीले का तांत्रिक था, जिसका नाम गांव में लेने तक की मनाही थी, शर्वानंद। वही जो आत्मा बन गया और जिसे हर मॉनसून एक नया शरीर चाहिए होता था। अनैया बोलती नहीं थी, सिर्फ सुनती थी, और जो वो सुनती थी उसे लिख देती थी। डायरी के पन्नों में जो लिखा था उसे पढ़कर विजय कांप गया। मेरा नाम अनैया नहीं है, मेरा जन्म इस टीले में हुआ था। मुझे जला दिया गया क्योंकि मैं मृत्यु से ऊपर उठ चुका था। अब मेरी वापसी पूरी होगी। इस बरसात में एक और आत्मा जाएगी और मैं फिर अमर हो जाऊंगा। अगली सुबह पेड़ को देखने गांव वाले गए। उसकी जड़ें अब जमीन में नहीं थीं, वो ऊपर उठ रही थीं, जैसे बरगद चल रहा हो। गांव की मिट्टी अब लाल हो रही थी, बारिश की बूंदें काली लगने लगी थी, पक्षी उड़ चुके थे, और एक सन्नाटा जो सिर्फ मरने से पहले की चेतावनी था, अब पूरे गांव में छा गया। रात एक बार फिर उतर चुकी थी, लेकिन ये रात वैसी नहीं थी जैसी पहले आई थी। ये रात अंतिम थी। आसमान पर बादल नहीं थे, फिर भी बिजली कड़क रही थी। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी खिड़कियां कांप रही थीं, और पेड़, बरगद का वो शापित पेड़, अब जमीन से ऊपर उठने लगा था। गांव के लोग घरों में बंद थे, सबने दरवाजे अंदर से बांध लिए थे। किसी के घर में अगरबत्ती जल रही थी, किसी ने तुलसी पर हाथ जोड़े थे, और किसी के पास अब कुछ बचा ही नहीं था सिवाय डर के। विजय भागता हुआ आया चाचा के कमरे में, जहां अनया अब भी खामोशी से बैठी थी। उसके हाथों में वही पुरानी डायरी थी। उसके चारों ओर लाल धागों का घेरा बना था, जिसे गांव की औरतों ने रक्षा चक्र कहा था। लेकिन रक्षा अब किसी के बस में नहीं थी।
वो अब नहीं बचेगी, चाचा बोले। वो अब एक जरिया है जिस शरीर से वो आत्मा आजाद होगी। अगर आज रात उसे रोका नहीं गया तो बरगद का वो आत्मा खुद चलकर पूरे गांव को निगल जाएगी।